हेलो फ्रेंड, तो कल हम लोग देख रहे थे कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसमें कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस एंड रिवर्सिबल रिएक्शन, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। सेकंड लेक्चर में देखते हैं कि कोई ग्राफ कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक ना। बोल रहा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होना चाहिए, रेट इक्वल होना चाहिए, बट क्या कंसंट्रेशन कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना, ये बोलता है। तो मैं ग्राफ से ग्राफ में ड्रॉ करता हूँ, फिर मैं देखते हैं कि कौन कौन सा ग्राफ जो है इक्विलिब्रियम को शो करता है, कौन कौन सा जो ग्राफ है इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का ग्राफ है, कौन कौन इक्विलिब्रियम नहीं है। तो देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग will show will represent equilibrium। तो कौन कौन सा ग्राफ इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है, पहला देखते हैं। रेट वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये प्रोडक्ट होता और ये रिएक्टेंट होता। यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर। एक टाइम है जहाँ इक्विलिब्रियम है, रेट और टाइम के बीच में ग्राफ। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है। यहाँ पे भी देखना, यहाँ पे इस पॉइंट पे जो डायरेक्ट है, रेट कांस्टेंट है। यहाँ पे आर एफ आर बी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड, ये प्रोडक्ट का
रिएक्टेंट। ये रेट वर्सेस टाइम के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट हम ड्रॉ करते हैं। सीधी लाइन खींचा। इसमें कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ है। एक प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम। कॉन्सेंट्रेशन क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। बोल रहा है कि 6 ग्राफ में विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम। कौन कौन से ग्राफ है जिनमें है इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि इक्विलिब्रियम के लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस। रेट कांस्टेंट होना चाहिए, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर होना चाहिए, बट कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होना चाहिए, वो इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करेगा। देखो इसमें क्या है, रेट कांस्टेंट है बट रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों इक्वल नहीं है, तो इक्विलिब्रियम नो इक्विलिब्रियम। सेकंड ग्राफ रेट कांस्टेंट है बट रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड, तो ये भी इक्विलिब्रियम नहीं है। यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों इक्वल है, ये इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ पे देख रहे हो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होगा, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ है, 3 है रेट वर्सेस टाइम और 3 ग्राफ है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। अगर कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गया तो इक्विलिब्रियम वो रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट करता है। यहाँ भी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, यानी ये भी रिप्रेजेंट करेगा इक्विलिब्रियम को, ठीक है। ये देखना, कभी कभी आपको ग्राफ
से क्वेश्चन पूछ लेता है, बोल देता है कि कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। तो आप ये अच्छे से देख लेना। बोल रहा है कि अगर वो रेट वर्सेस टाइम के बीच में दिया है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों इक्वल होना चाहिए, बट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम दिया है तो अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट करेगा। राइट, बोलते टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। चलिए टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल, पहला होमोजीनियस, दूसरा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस होमोजीनियस केमिकल होमोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है? ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर in same phase। बोला कि ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अगर सेम फेज में होता है, अगर गैस में दिया है तो अगर गैस में हो, सॉलिड में हो तो सॉलिड में हो, तो ऑल रिएक्टेंट एंड होमोजेनियस मतलब सेम। ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फेज, दैट इज होमोजेनियस। जैसे मान लो कि N2 है, एक गैस है, ये भी गैस है, ये बनाया अमोनिया, ये भी गैस है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? ये होमोजेनियस है, होमोजेनियस। सारे जो है एक ही फेज में है, ठीक है ना। और दूसरा कभी कभी पूछता है कि और सारे होमोजेनियस में है, तो देखो होमोजेनियस मतलब सेम फेज, ए भी गैस में है, ए भी गैस में भी है, ए भी गैस है, तो ये सारे जो है सेम फेज में, तो होमोजेनियस है। दूसरा हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस क्या होता है? when reactant
एंड प्रोडक्ट आर टू और मोर फेजेज that is heterogeneous. ठीक है ना। और अगर एक से दो से ज़्यादा अगर फेज में है तो क्या होगा, हेटेरोजीनियस। जैसे मान लो कि यहाँ पे सी सॉलिड ऑक्सीजन गैस है, बने CO2 ये गैस है, तो इसको देखो सॉलिड है, ये गैस है, इसको बोलेंगे हेटेरोजीनियस। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, ये बनाया कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। देखो एक से ज़्यादा फेज है तो ये सब बोलेंगे हेटेरोजीनियस। ये सारे हेटेरोजीनियस है। चलिए अब तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम देख लिए, अब देख लेते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में हम लोग आकर यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। Characteristics of chemical क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आइए यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं। बोलता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टेब्लिश्ड इन एनी डायरेक्शंस। पहला है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टेब्लिश्ड, केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टेब्लिश्ड, कैन बी एस्टेब्लिश्ड इन एनी डायरेक्शंस। इसके मतलब क्या हुआ कि केमिकल इक्विलिब्रियम या तो फॉरवर्ड में भी हो सकता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। जैसे मान लो कि यहाँ ए गैस है और ये बी गैस है, बनाया सी गैस प्लस डी गैस बनाया। ये है फॉरवर्ड, ये है बैकवर्ड। देखो ए रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, ठीक है। देखो ए गैस है प्लस बी गैस, सी गैस है और ये डी गैस है। देखो अगर यहाँ पे एट टाइम t इक्वल टू 0 पे अगर कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे
यहाँ पे दिया है, ये दिया है और बी, ठीक है ना, और यहाँ पे 0 0 है, ठीक है ना। तो हम बोले कि ये रिएक्शन जो होगा इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होंगे। फॉरवर्ड डायरेक्शंस। अगर वही यहाँ पे इनिशियल सी और डी दिया है, ठीक है ना, और यहाँ पे 0 0 दिया है, तो ये अब ये जो है इस साइड में रिएक्शंस होंगे, ठीक, बैकवर्ड डायरेक्शंस, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन से। ये इसकी पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा, बोलता है केमिकल इक्विलिब्रियम आर डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक इन नेचर, इसके मतलब ये पूछता है आपके बोर्ड में भी, भाई केमिकल इक्विलिब्रियम आर डायनेमिक इन नेचर। देखो, जैसे हम लोग बकेट का एग्जांपल पहले लेक्चर में देखे थे, देखो उसमें रिएक्शन होता है लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देता है, महसूस नहीं होता है, प्रतीत नहीं होता है, लेकिन उसमें केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, काम चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पानी बंद हो गया था, कि आना बंद हो गया था और निकलना बंद हो गया था, पानी आ भी रहा था और जा भी रहा था, उसमें काम हो रहे थे कि हमको दिखाई नहीं दे रहा था, उसमें कुछ ना कुछ हो रहे थे, महसूस हो रहे थे। उसी को बोलता है कि ये डायनेमिक, मतलब काम चल रहा था, पानी आ रहा था और जा रहा था, इसी रेट से जा रहा था, काम हो रहे थे लेकिन हमको दिखाई नहीं दिया, उसी को बोलते हैं कि उसमें डायनेमिक है। मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है डायनेमिक इन नेचर होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम होगा क्लोज कंटेनर में, आपको दिखाई नहीं देगा, उसमें रिएक्शंस होंगे। जैसे अमोनिया का रिएक्शंस है, वो तो हमेशा कभी भी रिवर्सिबल रिएक्शन क्लोज कंटेनर में होगा, तो उसमें जितने प्रोडक्ट बनेगा फिर से उतना रिएक्टेंट बन जाएगा, तो वो प्रोसेस होते रहेगा, वो आपको कभी भी महसूस नहीं होगा। उसी को बोलता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो होगा वो डायनेमिक इन नेचर होता है। देखो तीसरा, क्या बोला, अब जो है कैटलिस्ट क्या, कैटलिस्ट कैनट अल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो कैटलिस्ट जो होता है क्या करता है, उसमें रेट को बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, ठीक है ना। एक बार इक्विलिब्रियम आ गया तो उसको वो चेंज नहीं कर, जैसे कहने का मतलब कि क्या है, जैसे यहां से रेट वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ है, देखिए ये इक्विलिब्रियम पे आया है। देखो अब अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट हो गया तो क्या करेगा, भले रेट को कम कर सकता है, ठीक है ना, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो रेट को कम कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन अगर वो इक्विलिब्रियम पे आ गया तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। चौथा क्या है, देखो इसमें गिब्स फ्री एनर्जी 0, इसमें डेल्टा जी जब भी इक्विलिब्रियम पे होगा तो डेल्टा जी 0 हो गया, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी 0 होता है। एक और है
देयर इज नो चेंज इन एनी, लिख लेना यहाँ पे, देयर इज नो चेंज इन एनी मेजरेबल प्रॉपर्टी। मेजरेबल मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, मोल आफ्टर अटेनिंग इक्विलिब्रियम। एक बार इक्विलिब्रियम आने पे उसमें देयर इज नो चेंज, कोई भी मेजरेबल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है अगर इक्विलिब्रियम पे आ गया तो, ठीक है ना, अटेन हो गया। तो इसकी ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, अच्छे से ध्यान देना इस पे। देखिए जब भी कैटलिस्ट आता है तो क्या करता है, उसको रेट को कम कर सकता है और ज़्यादा कर सकता है, बट अगर वो इक्विलिब्रियम पे आ गया है तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, अच्छे से ध्यान देना। ये रिएक्टेंट है, जब भी रिएक्शंस होते हैं रिएक्टेंट घटेगा और प्रोडक्ट बढ़ेगा। चलिए ठीक है, चलिए देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है देखते हैं। इसे ए गैस है प्लस बी गैस है, प्लस डी गैस है, ठीक है ना। ये आर एफ है, ए आर रेट ऑफ फॉरवर्ड बोलता है कि आर एफ क्या है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है आर एफ बोलता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of active mass of reactant and rate of
बैकवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट एक्टिव मास ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है ना, ये करना क्या चाह रहा है कि जैसे मान लो रेट ऑफ फॉरवर्ड जैसे ए और बी, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ बैकवर्ड बोलता है रेट ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, ये कहना चाह रहा है। अब देखो यहाँ पे कोई भी प्रोपोर्शनलिटी आ रहा है, यहाँ पे K1 लिख सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, और भी लिख सकते हैं K2 कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी। ठीक है ना, अब देखना यहाँ पे आर एफ बाई आर बी, यहाँ पे हो जाएगा K2 बाई K1, आर ए बराबर आर बी हो गया, जो इक्विलिब्रियम पे होगा। अगर क्या है आर एफ बराबर मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों इक्वल है, अगर K2 बाई K1, K1 बाई K2 करें तो है कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, अब देखो K2 बाई K1 क्या है, कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उसको लिखेंगे Kc। हम लोग मैथ में पढ़े हैं कि अगर एक कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट का रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट होगा। यहाँ पर Kc लिख सकते हैं, Kc बराबर कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D बाई कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। ये Kc क्या है, अगर C है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये आता है लॉ ऑफ मास सेक्शन Kc बराबर कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे दूसरा चीज। ठीक है ना, थैंक यू।